नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की ने चाहे इंडिया के अगेंस्ट जो भी पॉलिसी रखी हो, जब टर्की में भूकंप आया 7,000 से ऊपर लोग मारे गए। इंडियन एयरफोर्स ने एक आप कह लीजिए इंटरनेशनल ऑपरेशन ही स्टार्ट कर दिया है टर्की को हेल्प करने का। लगातार हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जा रहे हैं टर्की में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। और इस बीच आपने हो सकता है कि आर्टिकल देखे हो कि पाकिस्तान ने इंडिया को एयर स्पेस मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं देंगे टर्की का, इंडियन एयरफोर्स को घूम के जाना पड़ेगा। तो जो ये न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इनके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स अगर इनको एक्सेस मिलता पाकिस्तान के एयर स्पेस का, ये सीधा यहाँ से अपने जहाज़ लेकर पहुँचते डायरेक्टली टर्की में। जो पूरा रास्ता है ये छोटा पड़ता, मगर सिंस पाकिस्तान ने हमको एयर स्पेस का एक्सेस नहीं दिया, हमको घूम के जाना पड़ा। मतलब कि हमारी एयरफोर्स इस तरीके से गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर से यहाँ से गई है टर्की में। कुछ घंटे इसमें एक्स्ट्रा लग गए। मगर यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान ने इंडिया को एयर स्पेस डिनाई नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने पूछा ही नहीं था। ये जो सारा आप कह लीजिए प्रावधान है कि पाकिस्तान एयर स्पेस को हम अवॉइड करेंगे, ये डिसीजन इंडिया ने खुद लिया है। ये सारा इशू मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक ट्वीट टर्किश एम्बेसडर टू इंडिया की। यहाँ पे इन्होंने बात बताई है दोस्त के बारे में, दोस्त शब्द के बारे में। अब ये ट्विटर हैंडल है फिराज सुनील का। ये टर्की का एम्बेसडर है टू इंडिया। ये कहते हैं कि दोस्त जो ये वर्ड है ना, ये टर्किश लैंग्वेज में भी आपको मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। ये दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन वर्ड है। और टर्किश में ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके यहाँ एक बहुत ही फेमस कहावत है। ये कहावत इन्होंने यहाँ पर लिखी है, जिसकी ट्रांसलेशन ये होती है, अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। इंडिया ने तब हमारी हेल्प करी है जब हमको ज़रूरत थी। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं गया टर्की को। जिस तरीके से हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके लगातार टर्की को हेल्प कर रहे हैं, इन द फ्यूचर भी करेंगे। इंडिया का बड़ा रोल होगा टर्की को हेल्प करने में, क्योंकि डिजास्टर टर्की में बहुत बड़ा है। तो आप समझ लीजिए टर्की की गवर्नमेंट लंबे समय तक याद रखेगी कि इन्होंने पूरा एक एंटी इंडिया कैंपेन चलाया। इंडिया को तोड़ने की जो बात करता है एक देश पाकिस्तान, उसका सपोर्ट किया यूएन में काफी बार। मगर तब भी जब एक बहुत बड़ी आपदा आ गई टर्की पर, हमने मानवता देखी है, हमने जियोपॉलिटिक्स को पीछे रखकर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर काम किया है। नाउ ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया अभी भी गलती कर रहा है ये सब हेल्प प्रोवाइड करके। अब अगेन देखो, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी ये सब हेल्प करने के बाद ना टर्की 2 साल बाद जब ठीक हो जाए फिर से एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करे। मगर आप कह लीजिए हमें एक ग्लोबल पावर अगर बनना है, एक रिस्पॉन्सिबल देश बनना है ग्लोबल कम्युनिटी में, क्योंकि याद रखिएगा लॉन्ग टर्म गोल्स शॉर्ट टर्म गोल से हमेशा बड़े होते हैं। और अभी के लिए टर्की में जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो नंबर सामने आ रहे हैं ना, ये देखकर हेल्प करना बनता है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब टर्की दुनिया से खुद कह रहा है कि हमारी हेल्प करो। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, इसमें 7,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। और डब्ल्यूएचओ तो ये कह रहा है कि मृतकों की संख्या ना अभी 8 गुना ज़रा बढ़ेगी। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर टोटल जो मृतकों का नंबर है यहाँ पर ये 30-40 हज़ार के आसपास पहुँच जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हालांकि यूएसए की तरफ से जो स्टडीज़ हुई है वहाँ पर ये लोग कह रही है कि मोस्ट प्रोबेबली जो मृतकों का नंबर है ये 20,000 के आसपास रहेगा। मगर ये बात तय है कि टर्की को कई साल पीछे धकेल दिया है इस अर्थक्वेक ने। ऑलरेडी टर्की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, इनकी करेंसी लगातार क्रैश कर रही थी, इनके यहाँ कोई खास ग्रोथ रेट थी नहीं। उसके अलावा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई थी। यहाँ पर लोगों के कई सालों के बचे हुए जो पैसे थे ना सेविंग्स अकाउंट में, सब रातों रात मिट्टी हो गए। इन्फ्लेशन ने बिल्कुल आप कह लीजिए लोगों के पैसे को आधा कर दिया। और इकोनॉमिक लॉस जो अब इस अर्थक्वेक से हुआ है ना, उसकी अगर हम बात करें तो कई एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि आराम से टर्की को रफली आप कह लीजिए 20 से लेकर 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास का लॉस हो सकता है। अगेन अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि कितना डैमेज एक्चुअली टर्की के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, इनकी सड़कें कितनी बर्बाद हो चुकी हैं, क्या ये रिपेयर हो सकती हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से तो आराम से 50 से 60 बिलियन डॉलर का झटका तो टर्की को यहाँ पर लगेगा, जो बहुत बड़ा होता है। याद रखिएगा टर्की की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर्स की भी नहीं है, कुछ 900 समथिंग बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है इनकी इन नॉमिनल टर्म्स। तो ये एक बड़ा लॉस होता है 50 बिलियन डॉलर्स का। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैंने आपको नंबर कोट किया ना 60 बिलियन डॉलर्स, ये मेरा एस्टिमेट है।
कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि एक्चुअल जो डैमेज है टर्की की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में इससे कई गुना बड़ा होगा। इट विल बी मैसिव। ऑलरेडी हमने ये देखा है कि टर्की की करेंसी लीरा जो वैसे ही बहुत हद तक गिर गई थी ना, अब और गिरना स्टार्ट कर रही है। एक आप कह लीजिए नया डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लोगों को एक बात समझ में आ गई है, टर्की की सरकार को अपनी करेंसी बहुत ज़्यादा छापनी पड़ेगी तो इनकी करेंसी की सप्लाई बढ़ने वाली है, डिमांड कम होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में लीरा बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट करने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले भविष्य में आपको $1 के मुकाबले 30 लीरा के आसपास दिखे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और याद रखिएगा 2023 टर्की के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इसी साल इनके जनरल इलेक्शंस भी होने हैं, जिसमें एर्दोआन को उम्मीद ये है कि ये वापस पावर में आएंगे। अगर एर्दोआन वापस पावर में आते हैं तो बिल्कुल टर्किश लीरा बहुत ज़्यादा गिरेगा। अगर मान लीजिए कोई सेंसेबल आदमी आता है टर्की में, जो टर्की की जो फाउंडेशन है एक सेकुलर कंट्री की, इसे कायम करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टर्की रिकवर भी कर ले। टर्की की जो एंटी इंडिया पॉलिसीज हैं इसमें भी आपको कुछ चेंज दिखे तो 2023 में देखना होगा कि एर्दोआन सर्वाइव कर पाते हैं, इस भूकंप के बाद भी सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम हेल्प कर रहे हैं टर्की की। ये कंट्री एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल कंडीशन में है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा टाइम होता है कि कंट्री में एक सिविल वॉर भी स्टार्ट हो जाए, लोग इतने ज़्यादा गुस्सा होते हैं, पैसा कम है, इकोनॉमी डूब रही है, फिर भूकंप भी आ गया, तो ऐसे टाइम में एक कंट्री की हेल्प करना इट इज़ द राइट थिंग टू डू। और अब यहाँ पे आप पूछोगे पाकिस्तान के पास ठीक है पैसा वगैरह है नहीं, खुद इनका एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये टर्की की खुद हेल्प तो कर नहीं पाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि पाकिस्तान के पीएम खुद टर्की जाएं। एक बार इस पर बात चल रही है कि शायद शहबाज शरीफ टर्की में जाएंगे, कुछ प्रेयर वगैरह करेंगे, वो हो सकता है। मगर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान एयर स्पेस क्यों नहीं देता इंडियन एयरफोर्स को, ताकि हम लोग लगातार टर्की में आराम से फ्लाइट्स भेजते रहें। तो इसका आंसर है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का खुद का प्रोटोकॉल है कि हम लोग पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट्स की अलग बात है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, 2021 के अक्टूबर मंथ में पीएम मोदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोप का टूर हुआ था। यूरोप के बहुत से कंट्रीज को उन्होंने विजिट किया, इंक्लूडिंग इटली। अब इटली जब पीएम मोदी गए तब इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है उस टाइम का, पीएम मोदीज प्लेन फ्लाइज ओवर पाकिस्तान एयर स्पेस टू रिटर्न फ्रॉम इटली वाया सेम रूट। तो जो नॉन मिलिट्री फ्लाइट्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज कर लेती है। मगर जो इंडियन एयरफोर्स है, आप देखो जो भी हम आज के समय टर्की को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई कमर्शियल जेट से तो आ नहीं रही। इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-17 ये हम भेज रहे हैं। तो आप कह लीजिए हमारी एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को इंडियन एयरफोर्स यूज़ नहीं करेगी। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन इतने बेहतर नहीं हैं, इसी वजह से इंडिया ने एक लंबा रास्ता यहाँ पर लिया है। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछे, पाकिस्तान को एटलीस्ट ये जेस्चर इंडिया की तरफ दिखाना चाहिए था कि सिंस इनके बिरादर कंट्री की हम हेल्प कर रहे हैं, ये खुद ही कह रहे थे कि हमारा एयर स्पेस अवेलेबल है, यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। और इसी साल आप ये भी देखोगे कि टर्की के प्रेसिडेंट जब इंडिया में आएंगे ना और पीएम मोदी से मिलेंगे, इंडिया पक्का टर्की को तब एक्स्ट्रा हेल्प और ऑफर करेगा। एक बात वैसे भी चल रही है कि G20 कंट्रीज कुछ एक छोटा सा फंड बनाएंगी टर्की के लिए। मैंने इस पर रिपोर्ट्स पढ़ी है, अभी कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। और सिंस इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा इस बार, तो इंडिया का रोल इसमें बहुत बड़ा होने वाला है। तो टर्की विल नीड इंडिया अ लॉट इन 2023। क्वेश्चन अब यहाँ पर यही है कि लॉन्ग टर्म में क्या टर्की के लोग ये दोस्ती, ये हेल्प इसको याद रखेंगे या फिर कुछ साल बाद ये वापस एंटी इंडिया एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। खैर अभी ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा, इससे रिलेटेड जो अपडेटेड न्यूज़ आएगी उस पर मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।